ट्रक की भयानक टक्कर के बाद चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया था। पुलिस की गाड़ियां एक-एक करके घटनास्थल पर पहुंच चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूरे इलाके को घेरने का आदेश दिया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। दरवाजे टूटे हुए थे, शीशे चकनाचूर थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विक्रम टंडन कार के अंदर नहीं था। एक कांस्टेबल घबराकर बोला, सर, हमने आसपास हर जगह देख लिया। न तो कोई घायल मिला और न ही विक्रम का कोई पता है। ऐसा लग रहा है जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। इंस्पेक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने कार का बारीकी से निरीक्षण किया। तभी उनकी नज़र कार के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहां एक छोटा सा गुप्त दरवाज़ा खुला हुआ था। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अब समझ आया, यह कोई साधारण हादसा नहीं था। दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले विक्रम इस गुप्त रास्ते से बाहर निकल चुका था। इसका मतलब साफ है, उसकी भागने की पूरी योजना पहले से तैयार थी। उधर शादी के मंडप में मौजूद राज और नायरा को जैसे ही यह खबर मिली, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राज ने निराश होकर कहा, इसका मतलब चाचा अकेले नहीं हैं। कोई बहुत ताकतवर इंसान उनकी हर चाल में मदद कर रहा है। नायरा ने दृढ़ आवाज में कहा, और वही इंसान इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है। जब तक वह सामने नहीं आएगा, न दहेज का सच पूरी तरह सामने आएगा और न ही राघव का पता चलेगा। इसी बीच साइबर टीम ने राघव के मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा रिकवर कर लिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत राज, नायरा और अपनी टीम को कंट्रोल रूम बुलाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया। वीडियो में विक्रम किसी पुराने गोदाम के अंदर दिखाई दे रहा था। उसके सामने वही रहस्यमयी आदमी बैठा था, जिसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, दहेज का मामला तो सिर्फ एक पर्दा है। असली खेल करोड़ों रुपए की हवाला रकम और फर्जी कंपनियों का है। अगर राज को सच पता चल गया तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए शादी हर हाल में होनी चाहिए थी। राज के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बुदबुदाया, तो मेरी शादी सिर्फ एक सौदा थी? नायरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं राज, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब हम इन्हें बचकर नहीं जाने देंगे। तभी वीडियो में एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। रहस्यमयी आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कलाई पर एक खास निशान बना हुआ था, एक काले नाग का टैटू। इंस्पेक्टर अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने हैरानी से कहा, ये वही निशान है जिसे हम पिछले 5 साल से तलाश रहे हैं। यह ब्लैक नाग गैंग का सिंबल है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, ये गैंग बड़े उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करता है, हवाला का पैसा घुमाता है और सबूत मिटाने के लिए लोगों की हत्या तक कर देता है। लगता है टंडन परिवार का कुछ हिस्सा इनके जाल में फंस गया था। इतने में एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, राघव मिल गया। सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। एक पुराने गोदाम में, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। राघव एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथों पर चोट के निशान थे। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं। राज उसके पास झुक गया। राघव, बोलो, आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? राघव ने कांपते हुए कहा, विक्रम सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी। इतना कहते ही अचानक गोदाम के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरा गोदाम हिलने लगा। चारों तरफ धुआं फैल गया। गोली चलने की आवाजें आने लगीं। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इंस्पेक्टर चिल्लाए, सभी नीचे झुक जाओ, दुश्मन हमला कर चुका है। धुएं के बीच एक काले कपड़ों में नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। उसने बंदूक सीधे राघव की तरफ तान दी और ठंडी आवाज में कहा, जिस सच को बचाने आए हो, वह आज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। राज बिना कुछ सोचे राघव के सामने आकर खड़ा हो गया। गोली चली। पूरा गोदाम उस आवाज से गूंज उठा। नायरा चीख पड़ी, राज! गोली आखिर किसे लगी? क्या राज ने राघव की जान बचा ली? क्या नकाबपोश ही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है? शादी का मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी, खुशियां और शहनाई की मधुर आवाज गूंज रही थी। मेहमान दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने में व्यस्त थे। तभी अचानक मंडप के बाहर पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया।
सभी लोग हैरानी से बाहर की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शादी के बीच पुलिस क्यों आई है। तभी भीड़ को चीरते हुए नायरा तेज कदमों से अंदर आई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अटूट हिम्मत दिखाई दे रही थी। उसके पीछे पुलिस अधिकारी और कुछ महिला कांस्टेबल भी खड़े थे। नायरा ने सबके सामने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, घबराइए मत, मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ पुलिस भी लेकर आई हूँ। आज इस मंडप में सिर्फ शादी नहीं होगी, बल्कि सच का फैसला भी होगा। उसकी बात सुनते ही पूरा मंडप सन्न रह गया। देव गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, नायरा, तुम्हें हो क्या गया है? ये कैसी हरकत है? तुरंत ये सब बंद करो। लेकिन नायरा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी निगाहें सीधे टंडन परिवार पर टिकी थीं। राज पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। उसने घबराकर कहा, नायरा, आखिर बात क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नायरा ने कांपती आवाज में कहा, आज मैं सब कुछ बताऊंगी और सबके सामने बताऊंगी, क्योंकि अब सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। पूरा मंडप खामोश हो गया। हर कोई नायरा की अगली बात सुनने का इंतजार करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, आज मैं पूरे शहर को बताना चाहती हूँ कि जिस टंडन परिवार को लोग सम्मान की मिसाल समझते हैं, उसी परिवार ने मेरी शादी राज से करवाने के लिए मेरे परिवार से पूरे 1 करोड़ रुपए दहेज के रूप में लिए हैं। ये सुनते ही पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। देव जोर से चिल्लाया, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। लेकिन नायरा बिना डरे बोली, अगर झूठ होता तो मैं पुलिस लेकर यहाँ कभी नहीं आती। मैंने पहले इस परिवार के हर सदस्य से बात करने की कोशिश की थी। मैंने सबको समझाने की कोशिश की थी कि दहेज लेना अपराध है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। सबने मुझे चुप रहने को कहा। राज की आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने नायरा की तरफ देखा और बोला, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर ये सच है तो मुझे भी धोखे में रखा गया है। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, राज, मुझे पता है कि तुम्हें शायद कुछ नहीं मालूम था, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। लेकिन सच चाहे जितना भी कड़वा हो, आज सबके सामने आएगा। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़े। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हमें शिकायत मिली है कि इस शादी में दहेज लिया गया है। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड मिले हैं जो इस आरोप को गंभीर बनाते हैं। इसलिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही टंडन परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। देव ने खुद को संभालते हुए कहा, सर, ये सब हमें फंसाने की साजिश है। इंस्पेक्टर ने बिना भाव बदले जवाब दिया, साजिश है या सच, इसका फैसला अदालत करेगी। हमारा काम कानून का पालन करना है। नायरा ने अपने बैग से कुछ फाइलें निकालीं और पुलिस को सौंप दी। उसने कहा, इन फाइलों में बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और वे सभी सबूत हैं जो साबित करेंगे कि मेरे परिवार से 1 करोड़ रुपए दहेज के नाम पर लिए गए। फाइल देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने साथ आए अधिकारियों को इशारा किया। तभी महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी और पूरे मंडप में बेचैनी फैल गई। राज बार बार अपने पिता की तरफ देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सचमुच उसके अपने परिवार ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया था? उधर मेहमानों के बीच फुसफुसाहट तेज हो चुकी थी। कुछ लोग टंडन परिवार को दोषी मान रहे थे, तो कुछ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना प्रतिष्ठित परिवार ऐसा भी कर सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से गिरफ्तारी वारंट निकाला और सख्त आवाज में कहा, दहेज निषेध कानून के तहत प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर आप सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। किसी की सांसें थम गईं तो किसी के हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक अनजान आवाज गूंजी, रुक जाइए इंस्पेक्टर, अगर अभी गिरफ्तारी हुई तो असली गुनहगार हमेशा के लिए बच जाएगा। पूरा शादी का मंडप एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से आई उस रहस्यमयी आवाज ने सबको रोक दिया। सभी की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गईं।
वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक काला बैग था और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह तेज कदमों से पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचा और बोला, सर, अगर आपने अभी सिर्फ टंडन परिवार को गिरफ्तार कर लिया तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा गुनहगार कानून की पकड़ से बाहर निकल जाएगा। इंस्पेक्टर ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है? उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 10 साल से टंडन ग्रुप में अकाउंट्स विभाग में काम कर रहा था। मैं अब तक डर की वजह से चुप था, लेकिन आज एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। अब सच छिपाना भी अपराध होगा। इतना कहते ही उसने अपना बैग खोला और उसमें से कई फाइलें, बैंक स्टेटमेंट और एक पेन ड्राइव निकालकर इंस्पेक्टर के हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। मंडप में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसे पैसे देकर हमारे खिलाफ खड़ा किया गया है। इसकी किसी बात पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन राघव बिना डरे बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इस पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो भी झूठ होगा। इसमें साफ दिखाई देगा कि किसने दहेज की रकम तय की, किसने पैसे लेने की योजना बनाई और किसने पूरे परिवार को इस बात को राज से छिपाने के लिए कहा। ये सुनते ही पूरे मंडप में हलचल मच गई। राज की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपने पिता की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, पापा, ये सब क्या कह रहा है? क्या सच में मेरे नाम पर पैसे लिए गए थे? देव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बेटा, ये सब हमें बदनाम करने की चाल है। किसी की बातों में मत आओ। लेकिन इस बार राज के चेहरे पर भरोसा नहीं, बल्कि शक साफ दिखाई दे रहा था। उधर नायरा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, राज, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया। मुझे यकीन था कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब मुझे बैंक ट्रांजैक्शन और सबूत मिले, तब मैं टूट गई। मैंने चाहा कि पहले परिवार से बात करूं, लेकिन सबने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मुझे मजबूर होकर कानून का सहारा लेना पड़ा। राज कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, सर, मैं खुद चाहता हूं कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आए। अगर मेरा परिवार दोषी है तो कानून अपना काम करे, लेकिन अगर किसी ने उन्हें फंसाया है तो असली अपराधी भी बचना नहीं चाहिए। राज की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहली बार सभी को महसूस हुआ कि शायद राज सचमुच इस पूरे मामले से अनजान था। इंस्पेक्टर ने तुरंत लैपटॉप मंगवाया। पेन ड्राइव उसमें लगाई गई। जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुआ, पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। वीडियो में एक बंद कमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी। कमरे में देव, परिवार के कुछ सदस्य और एक अनजान आदमी बैठे थे। बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। अनजान आदमी कह रहा था, 1 करोड़ रुपए तय हो चुके हैं, लेकिन ध्यान रहे, राज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चला तो वह शादी से इनकार कर देगा। देव की आवाज वीडियो में साफ सुनाई दी, चिंता मत करो, शादी होने तक राज को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वीडियो खत्म होते ही पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बेटे का प्यार नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास का दर्द था। राज भारी आवाज में बोला, पापा, आपने मेरे भरोसे को क्यों तोड़ा? अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहते, लेकिन मेरी शादी को सौदे में क्यों बदल दिया? देव कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, अब हमारे पास प्राथमिक शिकायत ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी। टंडन परिवार के कुछ सदस्य घबरा गए। तभी अचानक मंडप की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी की चीख सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद जब जनरेटर चला और रोशनी वापस आई, तो सबकी नजरें एक ही जगह टिक गईं। राघव गायब था, और उसके साथ वह काला बैग भी, जिसमें इस केस से जुड़े कई और अहम सबूत मौजूद थे। इंस्पेक्टर तुरंत चिल्लाए, पूरे हॉल को सील कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या राघव खुद भागा था या किसी ने उसे सबूतों सहित अगवा कर लिया था?
मंडप में अचानक मची अफरा तफरी ने हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। कुछ ही पल पहले तक जो लोग शादी की रस्में देख रहे थे, अब वे एक दूसरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, राघव आखिर गया कहाँ? इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, सभी दरवाजे बंद कर दो। कोई भी व्यक्ति बिना तलाशी के बाहर नहीं जाएगा। हर कमरे, हर गाड़ी और हर कोने की तलाशी लो। जिस बैग में सबूत थे, वह किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। पुलिस की टीम पूरे मैरिज हॉल में फैल गई। मेहमानों की तलाशी शुरू हो गई। हर कोई घबराया हुआ था, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो बाकी लोगों से ज्यादा परेशान नहीं दिख रहा था। वह था विक्रम टंडन, देव का छोटा भाई। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी तो थी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। इंस्पेक्टर की नज़र उस पर पड़ी, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वह कुछ नहीं कह सकते थे। उधर राज का मन पूरी तरह टूट चुका था। वह नायरा के सामने आया और धीमी आवाज में बोला, नायरा, अगर मैं सच में इस सब से अनजान था, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? नायरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां छल नहीं, बल्कि दर्द था। उसने धीरे से कहा, राज, मुझे आज भी लगता है कि तुम इस साजिश का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं, सच से वापस आएगा। अगर तुम सच में निर्दोष हो, तो मेरे साथ मिलकर असली अपराधी को सामने लाओ। राज ने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। उसी समय इंस्पेक्टर उनके पास आए और बोले, अगर तुम दोनों सच जानना चाहते हो तो पुलिस की मदद करो। इस केस में जितनी परतें दिख रही हैं, उससे कहीं ज्यादा राज इसके पीछे छिपे हैं। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, हमें पार्किंग में एक मोबाइल फोन मिला है। शायद ये राघव का है। इंस्पेक्टर ने तुरंत फोन चालू करवाया। फोन लॉक नहीं था। उसमें आखिरी रिकॉर्ड की गई एक ऑडियो फाइल दिखाई दी। जैसे ही वह चलाई गई, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऑडियो में राघव की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो समझ लेना कि मैं सच के बहुत करीब पहुंच गया था। दहेज सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल करोड़ों रुपए की काली कमाई का है। टंडन परिवार का हर सदस्य दोषी नहीं है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सिर्फ एक इंसान है, और उसका नाम। अचानक रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद हो गई। पूरा हॉल हैरानी में डूब गया। राज ने बेचैनी से कहा, नाम क्यों नहीं आया? आखिर वह कौन था? इंस्पेक्टर ने तुरंत साइबर टीम को फोन का डेटा रिकवर करने का आदेश दिया। तभी एक और पुलिस अधिकारी तेजी से अंदर आया। सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। सभी लोग स्क्रीन के सामने इकट्ठा हो गए। वीडियो चलाया गया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जैसे ही लाइट गई, दो नकाबपोश लोग राघव को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जा रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की मदद अंदर से कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा था। वीडियो को झूम किया गया। उस व्यक्ति के हाथ में एक खास तरह की अंगूठी थी, जिस पर वीटी खुदा हुआ था। राज की आंखें फैल गईं। ये अंगूठी, ये तो चाचा विक्रम हमेशा पहनते हैं। पूरा मंडप एक बार फिर सन्न रह गया। विक्रम तुरंत गुस्से में बोला, ये झूठ है, कोई मुझे फंसा रहा है। ऐसी अंगूठी कोई भी बनवा सकता है। लेकिन तभी नायरा ने कहा, अगर आप निर्दोष हैं तो अपना हाथ दिखाइए। सबकी नजरें विक्रम के हाथ पर टिक गईं। विक्रम ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगली खाली थी, लेकिन अंगूठी की गहरी निशानी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, विक्रम टंडन, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। इतना सुनते ही विक्रम अचानक पीछे हटने लगा। फिर उसने जेब से कार की चाबी निकाली और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागा। रुको! इंस्पेक्टर चिल्लाए। पूरा मैरिज हॉल भगदड़ में बदल गया। पुलिस विक्रम के पीछे दौड़ी। विक्रम अपनी कार में बैठा और तेज रफ्तार से निकल गया। इंस्पेक्टर भी पुलिस जीप में उसके पीछे निकल पड़े। शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो चुका था। विक्रम बार बार पीछे देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने किसी को फोन मिलाया और घबराकर कहा, सब कुछ बिगड़ गया है। पुलिस मेरे पीछे है। अगर मैं पकड़ा गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी आवाज आई, घबराओ मत, पुलिस तुम्हें जिंदा पकड़ ही नहीं पाएगी। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल
सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी दहशत में आ गए। कार कई बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी। पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा खोला गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह गए। कार में विक्रम नहीं था। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। आखिर चलते हुए हादसे के बीच विक्रम कहाँ गायब हो गया? क्या यह सिर्फ दुर्घटना थी या पहले से रची गई साजिश? और फोन पर बात करने वाला असली मास्टरमाइंड कौन था?